जय हिंद बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के यूरोप में राष्ट्रवाद के अगले पार्ट को जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो है बच्चों छठा पार्ट होने वाली है सर। तो बच्चों यहाँ पे हम जर्मनी में एकीकरण को लेकर के और बिस्मार्क के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग जो है इत्मीनान से जो है ना पूरी तरह से अंत तक वीडियो को देखिएगा। आपने इटली के एकीकरण नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है। ओके बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी हमने पढ़ाया है। तो अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो मैं सीरीज़ बाई सीरीज़ जो है ना वीडियो जो है डाल रहा हूँ, चैप्टर बाई चैप्टर जो है आपका पूरा जो है फाउंडेशन कोर्स की तरह वीडियो डाल। लंबा होगा उससे मतलब नहीं है, समझ में कंसेप्ट बढ़िया होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं जर्मनी में एकीकरण। इटली में एकीकरण हो गया। तो देखो बच्चों, जर्मनी में एकीकरण का अगर मुख्य भूमिका देखा जाए तो वो कोई नहीं, बिस्मार्क है। कौन है जी बच्चों? बिस्मार्क है। जर्मनी में एकीकरण का अगर कोई भूमिका देता है तो बिस्मार्क है। जैसे इटली में देखे थे ना, मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काउर, विक्टर एमेनुअल। लेकिन विक्टर एमेनुअल तो शासक था, प्रधानमंत्री तुम्हारा ये काउंट काउर था। तो यानी नायक के रूप में मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काउर तीनों मिलकर जो है ना इटली का एकीकरण किया। लेकिन ये जो बिस्मार्क था अकेले जो है ना जर्मनी का एकीकरण कर दिया। बिस्मार्क जो है क्या किया, अकेले जो है क्या किया बच्चों, जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट कर दिया। बात समझ रहे हो? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, इसी के द्वारा कर दिया। तो इसको तो हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग सीरियल बाई सीरियल पढ़ते हैं हेडिंग के साथ में। चलो यहाँ पे हेडिंग डालो, जर्मनी में एकीकरण। जर्मनी में एकीकरण, जर्मनी में एकीकरण। ओके बच्चों, तो जर्मनी में एकीकरण इससे पहले हम लोग बिस्मार्क के बारे में हम बता दिए हैं। बिस्मार्क के बारे में हमने बताया है, बिस्मार्क के बारे में हमने बहुत बार बताया है। पुरानी वीडियो में जाकर देखो, मतलब इसके पहले पार्ट के यानी बिफोर पार्ट के जो है ना वीडियो में जाकर देख सकते हो। उसमें मैं क्या बोलते हैं, बिस्मार्क के बारे में बहुत अच्छे से हमने बताया है। तो हम लोग पीछे की बात नहीं करते, यहीं पे हम लोग देखते हैं बिस्मार्क के बारे में ज़्यादा कुछ ना थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बच्चों, बिस्मार्क का जो ये जन्म हुआ था ना, ये आपका कहे तो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था और 98 में इनका जो है मृत्यु हो गया था। ओके बच्चों, तो इनका जन्म जो हुआ था ना ब्रेनडेन वर्ग में हुआ था। ब्रेनडेन वर्ग एक जगह है, ब्रेनडेन वर्ग एक क्या है बच्चों, जगह है। ब्रेनडेन एक जगह है, वहीं पे इनका जो है ना क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ओके बच्चों, इनका जो नाम था ना बच्चों, नाम बचपन का जो नाम था, यानी कहे तो पूरा नाम, बचपन का नहीं पूरा नाम, ऑटोमन बिस्मार्क था। ऑटो वन बिस्मार्क, ऑटोवन बिस्मार्क था। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए बच्चों, बिस्मार्क जो है ये बनता है ऑस्ट्रिया का चांसलर, और ये भी चांसलर बनता है किसके कारण, तो आपका जो विलियम प्रथम है उसके कारण चांसलर बनता है, नहीं तो नहीं बनता। याद रखना, जो ये आपका बिस्मार्क है, अगर विलियम प्रथम नहीं होता तो ये चांसलर नहीं बनता। तो चांसलर बनाने वाला कौन था? विलियम प्रथम। कब बनाया? तो ये जो है ना बच्चों 1862 ईस्वी में बनाया। पीएम कहो तो चाहे चांसलर कहो तो बात बराबर है। तो 1862 में पीएम बना दिया। इसी समय काउंट काउर का मृत्यु हुआ था। तो एक बात आपको बता दे कि ये जो विलियम प्रथम था ये कौन था आखिर? तो देखो, ये भी प्रशा का शासक ही था, यानी जर्मनी का क्या था, शासक था विलियम प्रथम। किसका भाई था? तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के भाई था। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ।
फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का क्या था बच्चों? ये भाई था कौन? विलियम प्रथम। ओके, विलियम प्रथम किसका भाई था? तो आप कहोगे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के। अब बच्चों जब ये प्रधानमंत्री बन जाता है कौन? तो बिस्मार्क। तो कुछ करता नहीं है और इसको प्रधानमंत्री ऐसा ही नहीं बना दिया, ये सफल कूटनीतिज्ञ रह चुका है और डायट का सांसद भी था, डायट का प्रतिनिधि भी था। डायट कहते हैं हम लोग संसद भवन को, हम लोग क्या कहते हैं? डायट। इसको पार्लियामेंट कहता है जर्मनी में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डायट का क्या था? प्रतिनिधि था बिस्मार्क। डायट प्रतिनिधि और साथ में जो है ना सफल कूटनीतिज्ञ था। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया। अब बच्चों जब ये 1862 में जब प्रधानमंत्री बनता है ना, 1862 में प्रधानमंत्री बनता है, तो ये लौह और रक्त का अवलंबन करता है। लौह और रक्त। तो क्वेश्चन पूछता है लौह और रक्त का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। कौन किया? बिस्मार्क। जब लौह और रक्त का अवलंबन बिस्मार्क ने कर दिया था बच्चों, इसी के द्वारा क्या करता है? अपना ये नीति अपनाता है और नीति अपनाने के बाद जो है ना, जो क्या बोलते हैं, नेपोलियन के द्वारा छोड़ा गया था 39 राज्यों में संगठित करके, 39 राज्य में संगठित करके जर्मन राइन राज्य के रूप में 39 राज्यों में नेपोलियन बोनापार्ट संगठित कर दिया था। इसीलिए तो उसको कहा जाता है पृष्ठभूमि निर्माणकर्ता। जर्मनी का पृष्ठभूमि का निर्माणकर्ता कौन था? तो नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। समझ में आया? चलो बच्चों, तो यहाँ पे देखो तो ये सारे जो सहायक तत्व के रूप में देख सकते हो, 39 राज्यों में संगठित था। आई जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? 1806 में। पता होना चाहिए, 1806 में जर्मन राइन राज्य का निर्माण हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। इस सहायक तत्व के रूप में मान सकते हो। और एक सहायक तत्व के रूप में और मानोगे तो एक और था जाल्वे राइन। जर्मनी का जो है ना सहायक तत्व, राष्ट्रवाद फैलाने में सहायक तत्व अगर कौन था, तो ये तुम्हारा नेपोलियन का संघ, राइन राज्य संघ 39 राज्य का एक जाल्वे राइन जो था 1834 में व्यापारियों के द्वारा जो है ना, किसके द्वारा? व्यापारियों के द्वारा जो है क्या किया गया था? शुल्क संघ का स्थापना कराया गया था, ताकि पूरे यूरोप का जो है ना अर्थव्यवस्था क्या हो? सुधार हो। अर्थव्यवस्था सुधार करने के लिए इसका उद्देश्य यही था, ताकि पूरा जो है यूरोप की आर्थिक व्यवस्था सुधरे। और ये कहाँ जो है ना स्थापित हुआ था? तो याद रखना, प्रूसा में। कहाँ? प्रूसा यानी जर्मनी कह सकते हो। ओके बच्चों, चलो ये तो हो गया हमारा। और एक चीज़ और था सहायक तत्व में, आपका फ्रैंकफर्ट संसद। ये सब क्या है जी बच्चों? तीनों संसद सहायक तत्व है, याद रखना। तीनों क्या है? सहायक तत्व है। देखो 18 मई 1848 को 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में, फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल, याद रखना सेंट पॉल। जैसे हम लोग का एक अति थे ईसाई प्रिंसिपल थे डेनिस पॉल जो है ना ईसाइयों में ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो हम लोग का स्कूल का नाम था संत पॉल मिशन स्कूल। बात समझ रहे हो? हाँ, यानी सेंट पॉल मिशन स्कूल कह सकते हो। चलो, तो 18 मई 1848 को सेंट पॉल एक जो है ना क्या था? चर्च था। उसमें असेंबली बैठाकर फ्रैंकफर्ट की संसद को बैठाई गई, जिसकी अध्यक्षता जो है ना बच्चों आपका वान गोर्गन किया।
वान गोर्गन क्या किया बच्चों, अध्यक्षता किया, कथी किया, अध्यक्षता किया। कहाँ, सेंट पॉल चर्च में। किस संसद से, तो फ्रैंकफर्ट संसद से। कौन संसद से, फ्रैंकफर्ट संसद से। अब जब ये अध्यक्षता हो गया बच्चों, अध्यक्षता हो गया, तो इसी प्रस्ताव से जो है ना, इसी प्रस्ताव से क्या होता है, फ्रेडरिक चतुर्थ का ये जो क्या बोलते हैं सांसद था, असेंबली था, वो भंग हो जाता है। इसी जो है ना असेंबली, इसी जो है ना संसद बैठक से फ्रेडरिक जो था ना, विलियम प्रथम का भाई फ्रेडरिक चतुर्थ, इसका जो है ना असेंबली क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। और जब भंग हो जाता है तो बच्चों क्या होता है, भंग जब हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, इसका अधिकार उतना खास नहीं रहता है। दुर्भाग्यवश क्या होता है, मृत्यु हो जाता है इसका, किसका, फ्रेडरिक का। जब मृत्यु हो जाता है ना, तो वहाँ पे जो शासक बनता है विलियम प्रथम बनता है। अब विलियम प्रथम जो है 1862 में किसको प्रधानमंत्री बनाता है, यानी कहे तो चांसलर, प्रसा का चांसलर किसको बनाता है, तो कहना क्या बच्चों, बिस्मार्क को बनाता है। किसको बनाता है, बिस्मार्क को बना देता है। ओके बच्चों, अब बिस्मार्क तो सफल कूटनीतिज्ञ रहा है, तो यहाँ से जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क की भूमिका हम देखते हैं। तो बिस्मार्क क्या करता है बच्चों, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, रुक जाओ। तो यहाँ पे बिस्मार्क जो है ना 3 गो युद्ध लड़ता है। पहला डेनमार्क का युद्ध, पहला क्या बच्चों, डेनमार्क युद्ध 1862, डेनमार्क युद्ध 1862, लौह और रक्त का अवलंबन करके। दूसरा का युद्ध करता है बच्चों, दूसरा का युद्ध करता है आपका क्या कहते हैं, सेडेवा का युद्ध 1866, सेडेवा का युद्ध आपका 1866 में कर लेता है। ठीक, सेडेवा का युद्ध 1866 में करता है। उसके बाद फिर एक और युद्ध करता है, सीडान का युद्ध। कौन युद्ध, सीडान या सीडान कहो, सीडान का युद्ध करता है। ठीक है बच्चों, ये करता है 1871 में। ओके, चलो 3 गो युद्ध करता है, तो तीनों युद्ध को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखो सेडान का युद्ध, बाद में देखेंगे। डेनमार्क देखते हैं। तो डेनमार्क युद्ध बच्चों, ये जो प्रसा है, प्रसा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर हमला कर देता है। हमला करता है, कहाँ करता है, तो डेनमार्क पर। और डेनमार्क का 2 गो राज्य था, सेल्सविग और दूसरा का था होल्स्टीन। पहला था सेल्सविग, दूसरा का था होल्स्टीन। बात समझ में आ गया। चलो, तो सेल्सविग और दूसरा का क्या था बच्चों, होल्स्टीन। अब देखो होता क्या है, अब क्या होता है बच्चों, जब डेनमार्क पर हमला कर देता है तो ये तो जीत जाता है। किससे, डेनमार्क के 2 गो भाग जो था सेल्सविग और होल्स्टीन, तो इसके जीत जाता है। ये जो युद्ध का कारण क्या था, युद्ध का कारण ये थोड़ा समझ लो। युद्ध का कारण जो बच्चों था वो था कि सेल्सविग और होल्स्टीन जो था उसमें जर्मन भाषी के लोग रहता था, जर्मन भाषी लोग रहता था। तो ये प्रसा वाला कहा कि जर्मन भाषी है तो इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, इस पर हमारा आधिपत्य होना चाहिए। लेकिन ये जो डेनमार्क के राजा था ये कह रहा है कि नहीं, सेल्सविग और होल्स्टीन पर भले जर्मन भाषी है लेकिन ये तो हमारा ना राज्य देश हुआ, इस पर हमारा अधिकार हो गया, इस पर हमारा आधिपत्य होगा। तो इसी के कारण जो है ना क्या किया, प्रसा जो है क्या करता है, ऑस्ट्रिया के साथ मिल जाता है, समझौता कर लेता है और कहता क्या है बच्चों कि तुम जो है ना हमारा साथ दो, और साथ दे के हमला करते हैं, और हमला करके जो है ना हम लोग युद्ध करेंगे और जीतेंगे तो एक एक करके बांट लेंगे। और सही में जीत भी गया, डेनमार्क का हमला करके जीत गया, जिसमें आपका जो है ना सेल्सविग प्रसा को मिल गया। सेल्सविग किसको मिला, प्रसा को।
सेल्सविक किसको मिला बच्चों? प्रसा को। होल्स्टीन किसको मिला? होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को। होल्स्टीन किसको मिला? ऑस्ट्रिया को। अच्छा, ये जो मिला ना किस संधि से ये मिला, माने कहने का अर्थ है ये जो आपका क्या बोलते हैं, कहाँ गया, ये जो सेल्सविक था और होल्स्टीन था, बात समझ रहे हो, 21 संधि से मिला, तो याद रखना गैस्टिन के संधि। कौन? गैस्टिन संधि से मिला। सेल्सविक प्रसा को मिला और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। लेकिन सेडवा युद्ध जो हुआ था ना, सेडवा युद्ध, अब आगे चलते हैं। सेडवा के युद्ध, ये तो हमारा डेनमार्क का युद्ध हो गया, दोनों गोरा के मिल गया। लेकिन अब आओ, मामला कहाँ टेढ़ होता है? मामला टेढ़ होता है सेडवा का युद्ध। अब देखो, जो आपका होल्स्टीन लिया हुआ था ऑस्ट्रिया, होल्स्टीन कौन लिया था? ऑस्ट्रिया। तो होल्स्टीन ऑस्ट्रिया लिया हुआ था बच्चों। तो इसमें दिक्कत क्या था कि जो होल्स्टीन आपका राज्य था, होल्स्टीन जो जगह था, उस पर जो है ना प्रसा का सबसे ज़्यादा जो है ना क्षेत्र होता था। बात समझ रहे हो? मतलब पूरा जो है ना, मान लो कि ये होल्स्टीन है, तो इधर से प्रसा पूरा घेरा हुआ है, इधर से ऐसे घेरा हुआ है। ये जो पूरा प्रसा है क्या हुआ है? घेरा हुआ है। यहाँ पे होल्स्टीन है और यहाँ पे शासक चल गया किसका? ऑस्ट्रिया का। अब बोलो, अब जो है होल्स्टीन यहाँ पे घेरा हुआ है, इस पे किसका? ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया गेल्स्टीन समझौता के माध्यम से। अब यहाँ पे जो है ना आना जाना, रख रखाव, मतलब आधिपत्य सब जो है ना ऑस्ट्रिया को इस पे होने लगा, इसको लगा खराब। किसको? तो ये आपका प्रसा को, क्योंकि सब घिरा हुआ था। प्रसा को लगा कि खराब, कि अब ई का किया, प्रयास करने लगा कि ये जो होल्स्टीन है ये हमारे अधीन होना चाहिए। होल्स्टीन जो है क्या होना चाहिए? हमारे अधीन होना चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए क्या किया? युद्ध का तैयारी किया। कथी का तैयारी किया? युद्ध का तैयारी। युद्ध तैयारी किया। कब? आपका ये 1866 में। 1866 में युद्ध का तैयारी करता है। तैयारी करने से पहले ये क्या करता है? ये जो प्रसा है, बड़े बड़े देश जैसे रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सबों से क्या किया? समझौता कर लिया। क्या लिया? समझौता कर लिया कि ये जो है ना हमको कुछ बोलेगा नहीं। जैसे अभी जो है हमला हो रहा है ना पहलगाम पर, ऐसे करके कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे जो है अभी सारा जो है ना देश एक तरफा हो गया भारत की ओर से, है ना। उधर जो है कतर वगैरह, चाइना वगैरह, पाकिस्तान की ओर से है, अरब वगैरह। तो इसी तरह जो है ना तीनों जो है बड़े बड़े देश को क्या किया? समझौता करके एक कर लिया। आपका कौन? प्रसा। बहुत चालाक था। अब प्रसा एक कर लिया ना, तब जाता है युद्ध करता है। किसके परिप्रेक्ष्य में? इस सभी तीनों के परिप्रेक्ष्य में क्या करता है? निडरता से ऑस्ट्रिया बनाम प्रसा के बीच युद्ध होता है, जिसमें ऑस्ट्रिया क्या होता है? जीत जाता है। ऑस्ट्रिया हार जाता है और प्रसा क्या होता है? जीत जाता है। अब जीतने के बाद अब पूरा जो है होल्स्टीन से इसका आधिपत्य ख़त्म हो जाता है। पूरा जो है होल्स्टीन से क्या हो जाता है? आधिपत्य ख़त्म हो जाता है। अब जो है सेडवा का युद्ध जो है प्रसा जीत जाता है। फिर एक संधि होता है। एक क्या होता है? संधि होता है। उस संधि का नाम पड़ता है प्राग का संधि। कौन संधि? प्राग की संधि। प्राग की संधि होता है। अभी प्राग की संधि में पूरा जो है ना जर्मन संघ जो था भंग हो जाता है। जर्मन संघ क्या होता है? भंग हो जाता है। जब जर्मन संघ क्या होता है बच्चों? भंग हो जाता है, तब देखो क्या होता है। ये जो है ना एक 22 भाग का महासंघ बनता है। पहले ही बताया ना, 22 भाग का क्या बनता है? महासंघ बनता है। जर्मन संघ बनता है। अब कुछ राज्य जो है ना बच गया। उस राज्य में 4 गो राज्य था। उस 4 गो का राज था, उसका नाम था वार्डेन। एक राज्य था वार्डेन, दूसरा का था बवेरिया। ब से वार्डेन, ब से बवेरिया, याद रखना, ऐसे ही याद रहेगा, बवेरिया। उसके बाद फिर ब से
बुटेम्सबर्ग, बुटेम्सबर्ग, एगो था हेस। ये 4 गो जो है ना राज्य था, ये चारों राज्य को अब एक करना था। इसको एक करने के लिए क्या करता है, फ्रांस से लड़ना पड़ता है, क्योंकि फ्रांस का जो है ना साइड का एरिया है पूरा ही, दक्षिण जर्मनी का एरिया है पूरा, फ्रांस उधर पड़ता है। तो इसको जीतने के लिए फ्रांस से युद्ध करना जो है ना संभव ही था। तो इसको लिए युद्ध करने के लिए क्या करता है, सीडान का युद्ध होता है। कौन युद्ध? सीडान युद्ध होता है। सीडान का युद्ध होता है, बात समझ रहे हो? ये होता है, कब होता है? सीडान का युद्ध होता है, बात समझ रहे हो? अब देखो, जब सीडान का युद्ध होता है 1871 में, तो इसमें जो है ना, इसका कारण क्या बनता है कि स्पेन में जो है ना राजगद्दी के दावेदारी के लिए, स्पेन में राजगद्दी के दावेदारी के लिए फ्रांस क्या करता है, आग्रह करता है, माने अपना जो है हक जमाता है, आग्रह करती है, अपना हक जमाता है। किस पे? तो स्पेन पे। इसी बात को ममोर चमोर के भड़का उड़का के जो है ना क्या करता है, प्रोसा न्यूज़ में, अखबार में छपवा देता है। अखबार में क्या करता है, छपवा देता है। उस अखबार का नाम था बच्चों, उस अखबार का नाम था एम्स टेलीग्राम। एम्स टेलीग्राम क्या था, उस अखबार का नाम था। अब जब छपवा देता है ना बच्चों, अब तो इसको गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होने लगता है फ्रांस। अब फ्रांस को क्या करता है, गुस्सा हो जाता है। फ्रांस क्या हो जाता है बच्चों, गुस्सा, कि कैसे ये हमारा प्रति भड़का दिया, ये मजाक कर रहा है हमरा से, कैसे भड़का दिया। अब देखो क्या करता है, फ्रांस और प्रोसा के बीच युद्ध छिड़ जाता है। फ्रांस वर्सेस प्रोसा के बीच क्या होता है, 10 में नहीं, जुलाई था उस समय, जुलाई 1871, जुलाई 1871, 70 से 71 था, याद रखना, 70 से 71 था। तो जुलाई 1871 में क्या होता है, आपका युद्ध छिड़ जाता है। और जाते जाते मई जो है ना, 10 मई को, ये तो जुलाई में जो है ना हार जीत का व्यवस्था हो ही जाता है। मतलब जुलाई 1871 में युद्ध होता है, जिसमें फ्रांस क्या होता है, बढ़िया से हार जाता है, प्रोसा जीत जाता है। अब 10 मई 1871 को एक संधि होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन संधि? फ्रैंकफर्ट संसद था जर्मन में, फ्रैंकफर्ट संधि कब होता है, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। इसी संधि के द्वारा क्या होता है, जर्मनी का क्या हो जाता है, एकीकरण। किसका? जर्मनी का क्या हो जाता है बच्चों, एकीकरण हो जाता है। किस संधि के द्वारा होता है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। जब एकीकरण हो जाता है तो वहाँ का जो शासक बनता है फिर विलियम प्रथम। पहले से तो था ही विलियम प्रथम, पहले से था ही, ये बिस्मार्क को बनाया था। इसी विलियम प्रथम क्या बनता है, सम्राट बनता है। और इस सम्राट को हम लोग क्या कहते हैं, काइजर। याद रखना, काइजर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो जर्मन के शासक को क्या कहते हैं, काइजर। और रूस के शासक को क्या कहते हैं, बच्चों, तो जार। क्या कहते हैं, जार। तो पूछता है क्वेश्चन कि रूस के शासक को क्या कहते हैं निम्नलिखित में, बताओ। बर्तन धोने का जब बोले मिट्टी के बर्तन, सम्राट, रूस के सम्राट, एंटी, तो रूस के सम्राट मार देना, ओके। लेकिन यहाँ पे कहेगा जर्मनी के शासक को क्या कहते हैं, तो कहना काइजर कहते हैं, काइजर। इस प्रकार जो है ना जर्मनी का एकीकरण समाप्त हुआ। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे यूनान में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसमें आपको
अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के बारे में देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, हाँ। उसके बाद वो जो है ना 1832 ईस्वी में क्या होता है, पूरी रूप से स्वतंत्र हो जाता है और ओटो का, बवेरिया के राजा जो ओटो था उसका जो है उस पर शासनकाल आ जाता है। तो ये जो है ना कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।